स्वागत है आप सभी का ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग ITS सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और समझिएगा बारी बारी से। क्वेश्चन जो है ये 26 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला क्लास स्टार्ट हो चुका है थर्ड सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर हम फाइनल कर दिए हैं आपका, जो ये 16 से 17 क्लास में ये फाइनल हो चुका था। तो ये चैनल को प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। सेकेंड ईयर के अंदर जो है आपको 2 सेमेस्टर पढ़ना होता है, 3 और 4 सेकेंड ईयर के अंदर, और फर्स्ट ईयर के अंदर 1 और 2 पढ़ना होता है। तो ये पहले होता था सेमेस्टर वाई, बट अब हो गया है ईयरली वाई। तो ये सेकेंड ईयर हो गया और ये हो गया फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को समझिए और बारी बारी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर क्या पूछ रखा है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। क्या पूछ रखा है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे समांतर जुड़ा हुआ है। देखिए जनरेटर से रिलेटेड यदि आपको नहीं कुछ आ रहा है तो हम आपको बता दें, यहाँ पर इसका जो ये थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे जो पहला क्लास है, फर्स्ट वाला क्लास है, वो आप जा करके अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जनरेटर जो होता है, जनरेटर के पाठ पुर्जे, और वहाँ पे हम जनरेटर के बारे में समझाएं, बट पाठ पुर्जा के बारे में उतना नहीं समझाएं। तो थोड़ा सा नहीं हम आपका समय लेना चाहेंगे और उसके पाठ पुर्जा के बारे में आप लोग समझ लीजिए। चलिए हम समझते हैं पाठ पुर्जा के बारे में। ज़्यादा नहीं, हम 2 से 3 मिनट आपका समय हम लेंगे, 2 मिनट हम आपका समय लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर में है, फोर्थ सेमेस्टर में मैक्सिमम हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पढ़ना है जनरेटर से रिलेटेड, यहाँ पे मैक्सिमम 40 से 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखे हुए हैं। आपको सिर्फ सेमेस्टर से, यहाँ पे जो है सेमेस्टर में सिर्फ जनरेटर से पढ़ना है। तो आप लोग जनरेटर को यहाँ पे समझिए, तभी क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। यदि जनरेटर नहीं समझते हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए हम जनरेटर को समझते हैं। हम जनरेटर के कुछ पाठ पुर्जे के हम समझते हैं और यहाँ पे पूरा आप लोग देख लीजिएगा। भाई साहब यदि आप ये नहीं समझते हो जनरेटर का यहाँ पे पाठ पुर्जा क्या है, ब्रश क्या है, कम्यूटेटर क्या है, योक क्या है, यहाँ पे रोटर क्या है, ये जो पोल है ये क्या है, पोल किस धातु के बनाए जाते हैं, ये सब नहीं जानते हो तो हम आपको बता दें, यहाँ पे आपको बहुत घाटा है। घाटा कहाँ कहाँ पे होगा, पहला आपको इंटरव्यू में घाटा होगा। दूसरा ये है कि आपको एग्ज़ाम में जो है आपको 50 क्वेश्चन, तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन जनरेटर से ही हैं। तो आप देख लीजिए, जनरेटर के बारे में और मोटर के बारे में नहीं जानते हो तो पहला आपको CBT एग्ज़ाम में दिक्कत होगा, और दूसरा जो है आपको समझने में तो दिक्कत होबे करेगा। और तीसरा यहाँ पे है, आपको यहाँ पे जाना है, जो इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो वहाँ पर भी जनरेटर और मोटर से रिलेटेड तो 1-2 सवाल, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो आपको सवाल किया जाता है इंटरव्यू में, नहीं तो पर्सनल डिटेल आपका पूछा जाएगा, नहीं तो 3 सवाल आपको पूछा जाता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल का छात्र हैं और ये 3 सवाल का जवाब दे देते हैं इंटरव्यू में तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बट 3 सवाल में से 2 सवाल तो मोटर जनरेटर से ही रहता है और 1 सवाल अधिकतर रहता है ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे मोटर जनरेटर के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम जनरेटर से रिलेटेड कुछ सवाल है उसको हम समझ लेते हैं। अब ऐसे तो हम क्लास 1 में हम जनरेटर को बारे में हम कुछ समझाए थे, उसको आप जा कर के देख लीजिएगा। क्लास 1 में नहीं, यहाँ पे जो ये इस सेमेस्टर का यहाँ पे जनरेटर का कुछ इमेज दिया होगा थंबनेल में, आप जा कर के देख लीजिएगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है मेरे प्यारे भाई, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रखा है। देखिए ये है जनरेटर का कुछ पार्ट जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये है, जनरेटर का काम क्या होता है ये आप लोग समझिए। जनरेटर का काम क्या होता है और मोटर का काम क्या होता है। हम बताए थे कि जनरेटर का काम ये होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो होता है मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे बदलता है। वो काम किसका है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, वो होता है मोटर का काम। बट जनरेटर का काम ये होता है, जो ये जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या सुना आपने, जनरेटर का काम ये होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट मोटर का काम ये होता है, जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा। देखिए जनरेटर हम उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ हमको बिजली की आवश्यकता होती है
वहाँ पे हम जनरेटर का उपयोग करते हैं, मैकेनिकल इसको देते हैं और ये इलेक्ट्रिकल हमें दे देता है। बट मोटर का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको मैकेनिकल का ज़रूरत होती है। मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ मैकेनिकल का हमको ज़रूरत होती है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसको कुछ पाठ पुर्जा है जो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब जनरेटर के अंदर का देखिएगा तो ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए। देखिए ये होता है योक, जो आपको गोला जो है वृत्त के आकार का सर्कल जो है ये होता है योक। जैसे कि यहाँ पे योग का दिया गया है तीर का चिन्ह, इसको आप समझिए योग क्या है। योग के बारे में हम समझाए हुए हैं, यदि हम मेरा क्लास देखे हुए हैं तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। देखिए योग क्या होता है, तो देखिए ये जो योग है ये पूरा पाठ ऊर्जा को संभाल करके रखता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये मैग्नेट जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है ये बाहर नहीं जाने देता है। पहला काम ये चुंबकीय क्षेत्र को बाहर नहीं जाने देता है, दूसरा काम ये है जो पाठ ऊर्जा को संभाल करके रखता है, और ये तीसरा काम चुंबकीय पथ प्रदान करता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे दिमाग में बैठाते जाइए। चलिए योग का काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें यहाँ पे पोल लगे हुए हैं। देखिए ये है पोल, क्या है? पोल लगे हुए होते हैं। और इसी के जो होता है यहाँ पे आप देखिएगा तो पोल शू भी हम इसको कहते हैं। देखिए जूते का आकार का है, जूते के जो आगे वाला होता है ये जूते के आकार का, यहाँ पे अधिकतर कटे रहते हैं पोल शू, ठीक है, ये है पोल शू। अब यहाँ पे क्या होता है, पोल का काम ये होता है, ये नॉर्थ पोल इधर नॉर्थ है तो इसका साउथ पोल होता है। मैग्नेट ये दोनों है, ठीक है, मैग्नेट है चुंबक, ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है। फिर ये नॉर्थ यहाँ पे साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे नॉर्थ के बगल में साउथ रहेगा, साउथ के यहाँ पे जस्ट अपोजिट यहाँ पे नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साइड रहेगा। ये सब यहाँ पे नचेगा, यहाँ पे घूर्णन करेगा, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल ईएमएफ उत्पन्न होगा, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आप लोग कुछ और यहाँ पे समझिएगा कि देखिए ये वाइनिंग किया जाता है और ये इसी पोल के ऊपर हम वाइनिंग करते हैं, ठीक है, इसी पोल के ऊपर वाइनिंग करते हैं और हम कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए टर्मिनल बॉक्स है जो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक लेते हैं। समझ में आ गई? अब देखिए एक होता है स्टेटर, ठीक है, कम्यूटेटर, स्टेटर, रोटर। देखिए स्टेटर जो होता है वो स्थिर रहता है और स्टेटर के अंदर जो होता है रोटर होता है, जो घूमने वाला पार्ट होता है। क्या होता है? घूमने वाला पार्ट, यहाँ पे रोटर होता है। तो ये सब तो आपको पता होगा और ये सब अब आप लोग जान गए ना। तब देखिए ये खांचे कटे होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये सब खांचे कटे हैं, यहाँ पे देख लीजिए आर्मेचर में खांचे है ये सब। तो ये सब में वाइनिंग यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे अति किया जाता है। तो ये सब आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसको हम बोलते हैं पोल, पोल बोलते हैं। देख लीजिए ये सब को हम पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ये यही सब है। और इसी पोल के अंदर जो है हम एक कॉइल को हम घुमाते हैं, जो यहाँ पे कंडक्टर होता है, घुमाते हैं तो हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए और यहाँ पे सेलेक्ट करते रहिए। देख लीजिए अब क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है, समय कम है और यहाँ पे आशा करता हूँ जो भी क्वेश्चन होगा आपको तो समझ में आया होगा, आ जाएगा। आप जो क्वेश्चन पढ़िएगा आपको अब समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं और देख लीजिए यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है और क्या पूछ रखा है यहाँ पे, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर हम बताए थे उसमें आर्मेचर जो यहाँ पे स्थिर रहता है, आर्मेचर के यहाँ पे घूमने वाला पार्ट जो होता है, आर्मेचर का नाम क्या है यदि इसका आर्मेचर जो है समांतर में जुड़ा हुआ है। यदि इसका क्षेत्र जो है आर्मेचर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा जनरेटर होगा, जनरेटर का नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए हम आपको बता दें वो होगा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर जो है ये इसका क्षेत्र जो है आर्मेचर में समांतर में जुड़ा होता है, आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और यहाँ पे आप लोग आंसर में लाते जाइए, यहाँ पे समझते जाइए। चलिए अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। देखिए भाई साहब हम आपको पोल शू के बारे में बताए हुए हैं, जो जूते के आगे का जो आकृति होता है वो पोल शू होता है। और पोल के बारे में तो हम आपको बताए हुए थे, जो पोल है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये होता है, एक होता है पोल शू। तो पोल शू के बाद यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है, पोल शू का मेन उद्देश्य क्या होता है, एयर गैप को कम करना, ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन है आपका क्षेत्र की यहाँ पर ताकत बढ़ाए, या ऑप्शन सी है चुंबकीय हानि को कम करे, और ऑप्शन डी है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्या होगा राइट आंसर।
तो देखिए हम आपको बता दें पोल शू का काम यही होता है कि एयर गैप के समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। देखिए आपका चुंबकीय फील्ड जो होता है, एयर गैप जो होता है आपका, वो समान रूप से फैलाता है। ठीक है, वो चाहता है यहाँ पे पोल शू तो आपको सिर्फ सीधा भी रख सकता था, पोल शू जो है यहाँ पे सीधा भी रख सकता था, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये सीधा नहीं होकर के ये आपका जूते की आकृति का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है आपका जूते की आगे की आकृति का है, तो ये है ईयर गैप को समान रूप से फैलाता है। ठीक है, ये समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 28 नंबर, डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है। देखिए भाई साहब यहाँ पे स्लिप रिंग जो है वो हम बताए हुए थे आपको, स्लिप रिंग का कार्य यहाँ पे पूछ रखा है। स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है यहाँ पे जो हम इमेज लगाए हुए हैं, जो देखते रहिए, और यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे देखिए डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य पूछ रखा है। ऑप्शन ए है नियंत्रण वोल्टेज बनाए रखे, बी है धाराओं के एक दिशा में एकत्र करता है, ऑप्शन सी है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। ऑप्शन 4 है और राइट आंसर ज़रूर बताइए यहाँ पे क्या होगा। देखिए हम आपको बता दें यहाँ पे जो पूछ रखा है आपके सामने, जो डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य क्या होता है, तो स्लिप रिंग का जो कार्य होता है धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। क्या करता है? धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए, पढ़ते जाइए। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका जो ब्रश होता था वहाँ पे जो आप लोग इसी में देख लीजिए, ब्रश का आइकन यहाँ पे कहाँ, ब्रश का यहाँ पे पूछ रखा है जनरेटर में जो ब्रश होता है, ब्रश बनाने की किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो आपका ब्रश बनता है हम कौन सा सामग्री का उपयोग करते हैं, स्टील और ग्रेफाइट, कार्बन और ग्रेफाइट, ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, या एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा। देखिए हम कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन और ग्रेफाइट का। अक्सर ये इंटरव्यू में सवाल ये पूछ लिया जाता है कि जनरेटर के अंदर या डीसी जनरेटर के अंदर में जो ब्रश लगा हुआ होता है वह किस धातु का बनाया जाता है, किस सामग्री का बनाया जाता है। तो ये सब आपसे सवाल इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, तो ये सब आपको याद रखना है। तो ब्रश जो होता है कार्बन और ग्रेफाइट का बनाया जाते हैं, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 30 नंबर, समय कम है और कम समय में आपको जल्द से जल्द तैयारी करना है। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? कौन सा क्यों क्या है ये डीसी जनरेटर जो है अपने अवशिष्ट जो है चुंबकत्व, जो मैग्नेटिक है वो चुंबकत्व खो क्यों देता है? इसका क्या कारण हो सकता है? भार में भारी शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण खो देता है क्या, या बिना लोड के लगातार चल रहा है, या बिना रुके के लगातार चलना, या यहाँ पे अगला है रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। क्या कारण है यहाँ पे, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? तो भाई साहब याद रखिएगा, रोटेशन की दिशा अक्सर बदल देने पर ये डीसी जनरेटर जो है अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। जैसे ही आप इसका जो है क्लॉकवाइज जो होता है वो यहाँ पे नहीं नचे, यहाँ पे रोटेशन की दिशा बदल दे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ये डीसी जनरेटर जो है अवशिष्ट अपना चुंबकत्व खो देगा। ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, रोटेशन की दिशा अक्सर बदल देती है, 30 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या पूछ रखा है और इसको समझिए गौर से। देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्या है। देखिए यहाँ पे एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, योक क्या है, ध्रुव क्या है। योक के बारे में तो हम अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, और ध्रुव के बारे में हम पिछले वीडियो में हम ज़रूर यहाँ पे समझाए होंगे ध्रुव क्या होता है। ये सब ये इमेज तो अभी हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हम ऐसे ही समझाए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। क्षेत्र कुंडली से, आर्मेचर कोर से, पटली पोल से, या आर्मेचर में वाइंडिंग कंडक्टर से। देखिए ये सब ऑप्शन आपको पता है और यहाँ पे राइट आंसर जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हमें भी पता चल सके आप लोग यहाँ पे स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे हो। यहाँ पे देख लीजिए, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित पोल, यहाँ पे आर्मेचर और इंडिक। यहाँ पे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर बताना है आपको। तो देखिए ये आपका जो है आर्मेचर कोर जो है आपका आर्मेचर कोर हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, आर्मेचर कोर हो जाएगा जो आपका योक और ध्रुव के मदद से चुंबकीय सर्किट पूरा करता है, आर्मेचर कोर। ठीक है, आर्मेचर क्या है ये सब हम बताए हुए हैं, यहाँ पे बताते बताते आपको हम थक गए। यहाँ पे अधिकतर हम आपको बताए हुए हैं। हम देखिए, एक हम इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ईडी सेकेंड ईयर में जो आपका सेकेंड ईयर का क्लास यहाँ पे स्टार्ट है और मैक्सिमम जो है देखिए यहाँ पे हम अच्छे तरीके से देखिए ईडी जो है आपका ईडी सेकेंड ईयर में हम यहाँ पे क्लास अच्छे तरीके से चलाए हैं। आपका जो मैक्सिमम क्लास है 30 क्लास है, वो भी एमसीक्यू के तौर पर। आपका ईडी सिर्फ सेकेंड ईयर में है और इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, आप जा कर के तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जो ईडी सेकेंड ईयर है उसको आप ज़रूर यहाँ पे देखिए, जो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ईडी का ये मत समझ लीजिए कि हाँ यहाँ पे तो 6 क्वेश्चन है कि इतना तैयारी करेंगे। भाई साहब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, बट बाय द वे यहाँ पे एक ही विषय में फेल हो जाते हो तो आप सभी विषय में बैक हो जाओगे तो क्या होगा। तो बस यही तो कन्फ्यूज़न सभी छात्रों का है कि क्या हमें सभी में पास होना है या एगो में पास होना है। तो हम इसके लिए वीडियो बनाए हुए हैं, इसमें हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए डीसी शंट जनरेटर इसलिए हम नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ पे सभी को कन्फ्यूज़न यही है, जो सभी में पास होना है या एक एगो में पास होना है, ऐसे ही सवाल बने हुए हैं। क्योंकि इसलिए नहीं बताना, जो डीजीटी जो है अभी तक यहाँ पे कोई अपडेट नहीं किया है, जो कितना मार्क्स आपको लाना होगा ये सब अभी कोई अपडेट नहीं है। अब बताइए डीजीटी जो है अभी तो यहाँ पे एग्ज़ाम से के लेकर के फास्ट चल रहा है, लेकिन अपडेट में तो बता देना चाहिए कि हाँ सभी में पास होना है या एगो में। जब यहाँ पे रिजल्ट आएगा और ये फेल करने यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत फेल कर देंगे उस वक्त बताएंगे। देख लीजिए डीजीटी का यही तो होता है। चलिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप लोग पढ़िए। यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, क्या कारण है जो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर तो पहले बताइए यहाँ पे क्या कारण है, यहाँ पे आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम दिखा देते हैं। यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है, क्या कारण है। तो देखिए ये जो आर्मेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या आर्मेचर, चलिए ऑप्शन पढ़ लिए। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, या आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, या ब्रूस वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाता है, या शंट फील्डर प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा था, जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, तो कम होने का कारण तो यही है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। जो आपका आर्मेचर है वो प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही अगला देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास और जल्द से जल्द आपको करना है। लंबी दूरी की वितरण क्या है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जो लंबा दूरी है, वितरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लंबा दूरी करना है, आपको लाइन आपको ले जाना है, तो लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटरों का उपयोग किया जाता है। देखिए हम आपको बता दें कि एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। देखिए एसी जो है हम बहुत दूर तक इसको ले जा सकते हैं, बहुत दूर तक। आप यहाँ पे लाखों हजारों करोड़ों किलोमीटर तक आप इसको ले जा सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। एसी को हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, बट भाई साहब डीसी नहीं जाएगा। ये तेज़ी में चलेगा और एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये थक जाएगा, उसी पे रुक जाएगा, आगे ये बढ़ नहीं सकता, इसका लिमिट क्षमता होता है। ठीक है, बट एसी एक ऐसा है करंट है जो एसी जो है घटते बढ़ते रहता है। इसका वेव आप देखिएगा तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। तो ये पॉजिटिव में ऊपर जाएगा, फिर ये शुट दिन आ जाएगा नेगेटिव में, फिर ऊपर जाएगा पॉजिटिव में जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में। यहाँ पे 240 है, यहाँ पे 220 वोल्ट आ रहा है, तो फिर ये चला जाएगा 110 वोल्ट माइनस में। तो ये ऐसे ही होता है, ये घटते बढ़ते रहता है। तो एक बात बताओ,
जब आप दौड़ रहे हो, यहाँ पे आपको 4 किलोमीटर का दौड़ लगाना है और यहाँ पे आप डायरेक्ट दौड़ो तो यहाँ पे थक जाओगे जल्द से जल्द, बट आपको चल करके थोड़ा रुक जाते हो, फिर चल करके रुक जाते हो, तो आप तो भाई साहब कहाँ से कहाँ चल जाओगे ना। तो बात ये है, ये सब ध्यान में रखिएगा। CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि AC जो है क्या दूर तक भेज सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे ऐसे भी सवाल बनते हैं। चलिए, यहाँ पे लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के DC का उपयोग करते हैं। देखिए DC तो बहुत लंबा नहीं जाता है, बट यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे पूछ रखा है जो लंबा दूरी हमको तय करना है, कौन से DC जनरेटर का उपयोग करते हैं। शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं या श्रेणी जनरेटर या विभेदक यौगिक जनरेटर या संचय यौगिक जनरेटर। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। यदि जनरेटर के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। तो देखिए, हम आपको बता दें जो आपका यहाँ पे लंबा दूरी भी तय करना है और DC जनरेटर कौन सा होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा दूरी तय करे, तो ये संचय यौगिक जनरेटर होता है जो CBT आपको एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं, सब अधिकतर इम्पोर्टेंट है जनरेटर से, ये अधिकतर। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपके सामने क्या है और यहाँ पे समझिए। DC जनरेटर में इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन प्रतिरोध का बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। कौन से विधि का उपयोग हम करेंगे जो DC जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 है। ब्रश को बार बार बदलना, यहाँ पे समय समय पर मशीन को गर्म करना, या नियमित रूप से कम्यूटेटर यहाँ पे सीमेंट को सप्लाई करना, ये सेगमेंट है, और यहाँ पे D है रख रखाव को दौरान मशीन में गर्म हवा देना। 4 ऑप्शन है और यहाँ पे वही पूछ रखा है जो DC जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, वो जो विधि होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो जो विधि होता है जो आपका यहाँ पे रख रखाव है, आपका रख रखाव के जैसे ही आप रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा जो आ रहा है, गर्म हवा आप दे सकते हो। गर्म हवा देना जो यहाँ पे रख रखाव के दौरान ही आप मशीन में गर्म हवा दे दीजिए, यहाँ पे आपका DC जनरेटर इंसुलेशन का जो प्रतिरोध है वो बेहतर बन जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 35 नंबर है और इसको आप लोग समझिए। अवशिष्ट चुंबकत्व के प्रभाव में किस प्रकार का DC जनरेटर काम करता है। यहाँ पे वही पूछ रखा है जो आप लोग यहाँ पे समझिए। अवशिष्ट चुंबकत्व जो मैग्नेटिक होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग होता है। कौन से DC जनरेटर का उपयोग हम करें जो चुंबकत्व अभाव के कारण हो। शंट जनरेटर, श्रेणी या यौगिक जनरेटर, और यहाँ पे क्या है D नंबर अलग से उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन 4 है और राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, वही बात होगा जो आप लोग यहाँ पे देखे थे, जो यहाँ पे DC का जो बहुत लंबा दूरी तय करना था वो हम DC का उपयोग करते हैं, DC जनरेटर का वही होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव के कारण किस प्रकार का DC जनरेटर काम में आता है, तो अलग से उत्तेजित जनरेटर। क्या अलग से उत्तेजित जनरेटर नहीं, अलग से उत्तेजित जनरेटर तो होगा, बट ये जो ज़्यादा दूर तक ले जाना था वो संचय जनरेटर था, हमको लगता है वही था ना। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं करते हैं और आपको बोरिंग नहीं करना चाहते हैं, और आशा करता हूँ ये तो जो वीडियो है आपको तो थोड़ा सा नहीं, आपको 10% ही समझ में आया होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके आप लोग कितना हमें सपोर्ट करते हो। और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए, IDS SKG स्टडी, उस पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई अपडेट आता है या इन्फॉर्मेशन हो या अपडेट हो या जॉब से या इंटरव्यू से, जब आप ITI कर रहे हो और तो आगे तो आपको कोई भी इंटरव्यू देना ही है, देना है कि नहीं, आपको इंटरव्यू देना है और जॉब कौन से लेटेस्ट जॉब निकल रहा है उसके बारे में भी आपको जानना है। तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।